सर 10,290 करोड़। 10290। ओके, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका काव्या। बाय द टाइम शेयर एन कर रही है, आप 28 भी कर लीजिए। सर इसका आंसर है 1290। 10,290। हाँ सॉरी। ओके ठीक है, फाइन। 29 हो गया, आप लोगों को समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 30। 30 करना है। सो आप 30 कर लीजिए काव्या पहले। 28 आप घर पे कर लेना बाद में। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर आंसर आ गया। कितना आया है? सर ऑपरेटिंग सरप्लस है 2500 और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है 4700। ओके ठीक है, आपके दोनों आंसर ठीक है। काव्या कंप्लीट करिए आप। सर क्या बोल रहे? हो गया, कितना आंसर है आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस 2,500 आया और डोमेस्टिक इनकम 4,700 आया। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 करिए दोनों जने। क्या हो गया?
क्वेश्चन नंबर 31. सर मेरा आंसर 1225 आ रहा है. 1225 ठीक नहीं है, कुछ मिस्टेक है. काव्या का आंसर? सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड. ओके ठीक है, तो हम तो शेरन का भी ठीक नहीं है, हम इसे डिस्कस करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. रेंट की वैल्यू हमें निकालनी है 31. रेंट हमें निकालना है. देखो, जब भी कोई इनकम का एलिमेंट अगर ये पूछ रहा है तो इससे हमें समझ आता है कि रिवर्स वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन ने हमें क्या दिया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्वेश्चन ने हमें दिया है 18,000. बाकी सब चीज़ें इसने यहाँ पर हमें अलग अलग दी है. सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 18,000. जब भी हम इनकम मेथड यूज़ करते हैं तो इनकम मेथड के टाइम पे हमारा स्टेशन कहाँ पे आता है? हमारा स्टेशन आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो पहली बात क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है. जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है. मतलब ग्रॉस को भी नेट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक है उसकी कोई चिंता नहीं है, मार्केट प्राइस का भी फैक्टर कॉस्ट करना पड़ेगा. तो ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं? लेस डेप्रीसिएशन. तो पहली स्टेप क्या है? लेस डेप्रीसिएशन, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं. 1000 हमने यहाँ पे लेस कर दिया, 1000 लेस कर दिया तो हमें क्या मिल गया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जगह पे एनडीपी एट मार्केट प्राइस यहाँ मिल गया. एनडीपी एट मार्केट प्राइस यहाँ पर आ गया, विच इज़ 17,000. अब मार्केट प्राइस को भी फैक्टर कॉस्ट बनाना है. तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाते हैं? लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन ने नहीं दिया. तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए डेटा दिया है. यस, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 2000, सब्सिडीज़ दिया हुआ है आपको 250 का. तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है. तो 2000 माइनस 250, 1750 आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर हो गया. तो इसको भी हम लेस कर देंगे, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो हम कहाँ पे पहुँच गए? एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट 17,000 माइनस 1750 गिव्स अस
1750, 17,000 माइनस 1750, ये अब हमारे पास में एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया है। काव्य यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. ओके, अब एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब हमें क्या मालूम है कि एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? कंपेंसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम जो होता है हमारा, ये होता है हमारा एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस, इस क्वेश्चन में हमें रेंट निकालना है, तो पहले मैं ऑपरेटिंग सरप्लस तक पहुंचूंगा, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो रेंट बचेगा। तो पहली स्टेप क्या है? एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट में से कंपेंसेशन को और मिक्स्ड इनकम को माइनस कर दो। तो अब देखते हैं कंपेंसेशन और मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है क्या क्वेश्चन ने। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, नीचे से तीसरा 6,000 रुपये, इसे मैं माइनस कर दूंगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है 7,000, इसे भी मैं माइनस कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे? एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें से मिक्स्ड इनकम माइनस कर देंगे 7,000, कंपेंसेशन माइनस कर देंगे 6,000 का। अब मेरे पास क्या बच गया? ऑपरेटिंग सरप्लस। कैसे आया ये? 15,250 माइनस 7,000 माइनस 6,000। अब मैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे पहुंच गया, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको लिखा था। अब हम ऑपरेटिंग सरप्लस पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हमें पता है ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस में से इंटरेस्ट और प्रॉफिट माइनस कर दूं, ऑपरेटिंग सरप्लस में से इंटरेस्ट और प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो रेंट आ जाएगा। तो अब देखते हैं इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्वेश्चन ने दिया है क्या। यस, पॉइंट नंबर 4 पे इंटरेस्ट है 1 2 3 4, तो 800 हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट पॉइंट नंबर 6 पे है विच इज़ 975, तो दोनों को माइनस करेंगे। 800 975 लेस इंटरेस्ट 800 लेस प्रॉफिट 975, तो हमारा रेंट आ गया 475। 2250 माइनस 800 माइनस 975। तो हमने क्या किया? जी डी पी एट मार्केट प्राइस था, उसको पहले एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट बनाया। एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट में से मिक्स्ड इनकम कंपेंसेशन माइनस किया तो ऑपरेटिंग सरप्लस बच गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में इंटरेस्ट प्रॉफिट माइनस किया तो रेंट आपके पास में बच गया। शरण, कहाँ मिस्टेक थी आपकी? सर हमें ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है 18,000 है ना? यस, ऊपर वाला, इसमें हमने इसको पहले हमने फैक्टर कॉस्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के। सिर्फ इनडायरेक्ट तो टैक्स नहीं लगाना, ग्रॉस को नेट भी बनाना है। सर बट ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन हाँ, तो डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एक ही चाहिए। बात है या दिया हुआ है आपको? ओ हाँ, मैंने सर ये कन्वर्ट नहीं किया इसको। ओके, मैंने मार्केट टू फैक्टर कर दिया बट डेप्रिसिएशन नहीं कन्वर्ट किया। ठीक है ठीक है, ओके फाइन। काव्या, समझ आ गया? Yes, sir. पक्का समझ आ गया? काव्या, कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। ओके ठीक है, 32 करिए। इंटरेस्ट की वैल्यू आपको निकालनी है इसमें।
पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर ही है, ओनली थिंग वहाँ रेंट था या इंटरेस्ट है। सर आंसर 1300 है। हाँ जी, आंसर 1300 है आपका, ठीक है बिल्कुल। सर 1300 आ गया ओके, आंसर। दोनों का ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 33। अगेन इसमें स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम आएगा। ये 3 फिगर्स आपके पास नोट कर लीजिए एक बार नोट कॉपी में, फिर मैं आगे नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल कर दूंगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 17,300, इंटरेस्ट 1200, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1100, मिक्स्ड इनकम हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, ये नोट कर लीजिए। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 17,300, इंटरेस्ट 1200, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1100, मिक्स्ड इनकम हमें यहाँ पर निकालना है। अब मैं आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी का क्वेश्चन ये है यहाँ पे। आंसर दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, आप करिए सॉल्व।
सर आंसर आ गया 2750। ओके, ठीक है आपका आंसर। काव्या का रहता है। काव्या, कहीं पे आपकी गाड़ी अटक रही है क्या? यस सर। कहाँ अटक रही है बताओ। मेरा 2100 आ रहा है। 2100 आया। ओके। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को आपने कन्वर्ट किया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। यस सर। कितना आया था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? एनडीपीआर फैक्टर कॉस्ट मेरा है ये 30,000। नहीं, कितना है? आपका आना चाहिए 25,050। सर कैसे जंगल हो गया है। हाँ, मेरे से उल्टा हो गया है, मैं निकल गया। उल्टा हो गया। सर ठीक मेरे है, को नहीं समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, ठीक है। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। इनकम मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है क्योंकि मिक्स्ड इनकम निकालना है, तो इनकम मेथड ही यूज़ हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि इनकम मेथड में हमेशा हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे लेकर आते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको हम लाएंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। मतलब ग्रॉस को नेट बनाएंगे और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे। डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही है। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को लेस करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है? 1100। तो 1100 को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा एन डी पी एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस को हमने नेट बना दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे दिया क्वेश्चन ने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया, क्वेश्चन ने मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दिया और सब्सिडी दी है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज़ 2100, सब्सिडी इज़ 750। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दूंगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा 1350। 1350 नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम लेस कर देंगे तो एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगा 25050। यहाँ तक आ गया काव्या? काव्या, यहाँ तक आ गया आपको? सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमने लिस्ट किया। हाँ जी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन है ना? यस। अच्छा हाँ, 26,400 आ गया। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। ओके। आगे बढ़े। अब एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसमें मिक्स्ड इनकम निकालना है। तो मैं कंपेंसेशन, ऊपर मैंने लिखा हुआ होगा, ये रहा फॉर्मूला, यहाँ से ले आते हैं। 30 कौन सा चल रहा है? 33। हाँ बस। तो अब मेरे पास एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो अगर मैं एन डी पी में से कंपेंसेशन एंड ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस कर दूँ तो मुझे मिक्स्ड इनकम मिल जाएगा। कंपेंसेशन ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस करेंगे तो मिक्स्ड इनकम मिल जाएगा। कंपेंसेशन 17,300 है, इसे हम माइनस कर देंगे। कंपेंसेशन 17,300 माइनस में डाल दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस
क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हम उसे निकाल लेंगे कैसे, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस तीनों को जोड़ेंगे तो रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट इज 1200 और रेंट और आपका प्रॉफिट। रेंट कितना है 2000, प्रॉफिट कितना है आपका 1800। तो ये टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। इसको भी हम माइनस कर देंगे तो 25,050, इसमें से 17,300 माइनस करेंगे और 5,000 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा मिक्स्ड इनकम, यहाँ लिखा हुआ नहीं है शायद, 17,300 माइनस 25,050 माइनस 17,300 माइनस 5,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2750 आपका आंसर आ गया। ठीक है काव्या? यस सर। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला, उसमें से कंपेंसेशन माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस कर दिया, तो बाकी का मिक्स्ड इनकम है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं दिया था, इसलिए हमने रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया। क्वेश्चन 34 करना है दोनों जनों को, छोटा सा है क्वेश्चन 34। सर 34 मैंने कर लिया। ओके, कितना आंसर आ रहा है? 4400। 40। आपका भी हो गया काव्या? यस सर। कितना आंसर आया? कितना? 4400 आया। 4400। ओके ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चंस इनकम मेथड के भी सॉल्व हो गए। तो हमने दो मेथड्स यहाँ पर सीख लिए, प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलती है एंड इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलती है। सिर्फ नेशनल इनकम ही नहीं निकाल रहे हम यहाँ पे, कोई सा भी एग्रीगेट यहाँ यूज़ हो सकता है। अलग अलग तरह के एग्रीगेट हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, अलग अलग तरह के आपके यहाँ पर एग्रीगेट्स हैं। तो नेशनल इनकम के चैप्टर में नेशनल इनकम निकालना तो हम सीखते ही हैं, उसके साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स निकालना हम सीखते हैं। अब तीसरा मेथड आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है इसको हम समझेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड का मीनिंग क्या है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को जोड़ लो तो वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है। प्रोडक्शन मेथड में क्या किया, देश में कितनी चीज़ बनी उसको ऐड किया, उसकी मनी वैल्यू को ऐड किया। इनकम मेथड में इनकम कितनी कितनी हुई लोगों की उसे ऐड किया। अब हम आ जाते हैं खर्चे पे कि खर्चा कितना कितना किया, उससे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व होएगा। एक्सपेंडिचर मेथड का ये छोटा सा फॉर्मेट है, इसको हम समझते हैं वन बाय वन इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो प्राइवेट लोग खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स पे। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब फाइनल गुड्स पे जो खर्चा किया जा रहा है। फाइनल अलग अलग देखिए आप इसे, एक तो फाइनल गुड्स होना चाहिए, देन कंजम्पशन है तो कंज्यूमर गुड्स होना चाहिए, और एक्सपेंडिचर आपका उस पर हो रहा है। तो तीन एलिमेंट हो गए इसके, एक तो प्राइवेट लोग खर्चा करें, फिर फाइनल गुड्स पे खर्चा होना चाहिए,
कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा होना चाहिए, कंजम्पशन गुड्स पे, और एक्सपेंडिचर है तो खर्चा। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कंजम्पशन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। ये हमारे 4 तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ये 4 तरह के हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फिर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं, वो अलग आगे आएगा, बट दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब कौन खर्चा कर रहा है, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स या फिर NGOs। इंडिविजुअल मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन, हाउस होल्ड्स मतलब जो फैमिलीज़ होती हैं वो लोग, NGOs मतलब जो चैरिटी का काम करते हैं सोसाइटी में वो लोग सब। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उन्हें हम NGO बोलते हैं। नॉन प्रॉफिट, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सोशल वर्क करना है। सोशल वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड जो खर्चा करे उसे प्राइवेट बोलते हैं। और दूसरा तरह का खर्चा, प्राइवेट का उल्टा क्या होता है, जो गवर्नमेंट खर्चा करे उसको आप गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलोगे। तो या तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। दोनों केस में खर्चा फाइनल गुड्स पे होगा, कंजम्पशन गुड्स पे होगा, लेकिन एक तरफ प्राइवेट कर रही है और एक तरफ गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट क्या होता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। प्राइवेट लोग किस तरह का खर्चा करते हैं, जो भी खर्चा हमारे घर में हो रहा है, खाने पीने का सामान खरीदना, वॉशिंग मशीन खरीदी, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, AC खरीदा, कार खरीदी, जो भी चीज़ हम अपने घर में खर्चा कर रहे हैं वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर जोड़ करके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। गवर्नमेंट कैसे करती है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जैसे खाने पीने का सामान खरीद के सेना को देती है, डिफेंस फोर्सेस को देती है, तो गवर्नमेंट ने भी वो चीज़ें खरीद के डिफेंस फोर्सेस को दी, तो गवर्नमेंट ने भी एक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर बच्चों को मिड डे मील मिलती है कि जो भी बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है उसे वहाँ पर खाना भी खिलाया जाता है, तो ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट जो सोसाइटी के लिए कर रही है, दोनों एग्जांपल्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे सबके घर में जो खर्चा हो रहा है वो सारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर के 4 एलिमेंट्स हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। इनका दोनों का मीनिंग अभी हम आगे जाके समझेंगे, बट आपके फॉर्मेट में ये 4 चीज़ें आएगी। इन 4 चीज़ों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आप पहुंच जाओगे GDP एट मार्केट प्राइस पे। GDP एट मार्केट प्राइस पे ये हमारा यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। चारों को जोड़ोगे तो आप GDP एट मार्केट प्राइस पे पहुँचोगे। प्रोडक्शन मेथड में भी GDP एट मार्केट प्राइस था, यहाँ पर भी GDP एट मार्केट प्राइस है, लेकिन इनकम मेथड में NDP एट फैक्टर कॉस्ट था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम में इसमें कन्फ्यूज़न हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो ये हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जैसे एक हेल्पेज इंडिया इज़ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, ये लोग जो खर्चा करते हैं वो सारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। किस टाइप के गुड्स पे खर्चा होता है, सर्विसेज, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ब्यूटिशियन, इनका सबका जो खर्चा हो रहा है वो सर्विसेज है। बार्बर, कंज्यूमर गुड्स आप खरीदते हो या फिर आप ड्यूरेबल गुड्स आप खरीदते हो, इनका दोनों का मीनिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेम चीज़ है, गवर्नमेंट या तो गुड्स पे खर्चा करेगी या गवर्नमेंट सर्विसेज पे खर्चा करेगी। शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि ये सारा खर्चा सर्विसेज पे, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे अगर गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, अगर प्राइवेट लोग करें
तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम बोलेंगे। शरण, आपको पहले मालूम है कि व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स, व्हाट आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स? सर ड्यूरेबल जो कुछ टाइम तक होते हैं, नॉन ड्यूरेबल जैसे जो लॉन्ग टाइम नहीं, जो ड्यूरेबल होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, और जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं जैसे कुछ शॉर्ट स्पैन के लिए होते हैं, ठीक है, उनके सो ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग होती है। बिल्कुल, सो ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, 10 12 15 साल तक ये हमारे चल जाते हैं, ये सब ड्यूरेबल गुड्स हैं। कंज्यूमर वर्ड का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स भी कंज्यूमर यूज़ करे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, प्रोड्यूसर यूज़ करे तो वो प्रोड्यूसर ड्यूरेबल है। तो प्रोड्यूसर वाली बात नहीं कर रहे हम, या कंज्यूमर की, फाइनल कंज्यूमर जो अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम में ले रहे हैं, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ गुड्स। नॉन ड्यूरेबल, उनमें कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है। ड्यूरेबिलिटी मतलब जो चीज़ लंबे समय तक चलती है, तो नॉन ड्यूरेबल में कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है। एक बार काम में लिया वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। बटर है, एक बार खा लिया तो इट इज़ अ नॉन ड्यूरेबल, वो ख़त्म हो गया। आइसक्रीम एक बार खा ली, ख़त्म हो गई, नॉन ड्यूरेबल है। दूध एक बार पी लिया, ख़त्म हो गया, नॉन ड्यूरेबल है। सेमी ड्यूरेबल होते हैं जो 1 2 साल तक आपके चल जाते हैं, जैसे क्रॉकरी है, कपड़े हैं, मोटा मोटा इनकी लाइफ 1 2 साल तक होती है। मतलब ड्यूरेबल जितनी लंबी नहीं होती, और नॉन ड्यूरेबल की जैसे ऐसा नहीं है कि एक बार पहनते कपड़े फेंक दिए, ऐसा नहीं होता। तो सेमी ड्यूरेबल बीच का टर्म उसका होता है। तो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, 3 तरह के गुड्स हो गए। और चौथा सर्विसेज, जहाँ पे कोई सामान खरीदा बेचा नहीं जा रहा है, जहाँ पे सर्विस दी जा रही है। कारपेंटर, ड्राई क्लीनर, लॉयर, डॉक्टर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, डांसर, ये सब सर्विसेज हैं। तो इन पे सब पे प्राइवेट पर्सन एक्सपेंडिचर कर रहा है तो प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कोई पूछे एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होता है, तो इट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टर्म होती है जो आपको एग्जाम में आ सकती है। सो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, बेसिकली एग्रीगेट इज टोटल। अब सर नेक्स्ट, अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री कुछ एक्सपेंडिचर करे तो वो प्राइवेट वाले में आएगी? इंडस्ट्री मीन्स, ये प्राइवेट? नहीं देखो, यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उसका आप बोल रहे हो? यस सर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ वो तो प्रोड्यूसर है, वो अभी इन्वेस्टमेंट आगे आएगा। वो लोग जो इंडस्ट्री आप बोल रहे हैं, इंडस्ट्री अगर कुछ खर्चा कर रही है तो वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए नहीं कर रही है। वो तो क्या होगा, कुछ सामान बनाएगी, फिर वो सामान कोई कंज्यूमर खरीदेगा, फिर ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिससे सीधा सीधा ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो रही है। तो प्राइवेट को आप कंफ्यूज ना करें कि प्राइवेट इंडस्ट्री है। प्राइवेट का मतलब एंड कंज्यूमर्स, जो हाउस होल्ड्स हैं, मतलब लास्ट के अंदर जो सामान को काम में ले रहे हैं, आगे बेचेंगे नहीं उसको, वो वहीं पर काम कर में ले लेंगे, उनको हम प्राइवेट यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है ना। इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट, इंडस्ट्री अभी आगे आएगा जो कि इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंडस्ट्री जब कोई मशीन खरीदेगी तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, वो हमारा 3rd नंबर पॉइंट में कवर होगा। ठीक है। ओके सर। तो प्राइवेट से मतलब प्राइवेट लोग, हमने वापस इस पे वापस जाते हैं हम पीछे वाली स्लाइड पे। प्राइवेट कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल पर्सन या हाउस होल्ड, या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर हमने फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ को नहीं लिया है। गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। काव्या को कुछ डाउट है? नेक्स्ट आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब हमने फर्स्ट चैप्टर में इन्वेस्टमेंट का टॉपिक पढ़ा था तो हमने क्या जाना था, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे कैपिटल फॉर्मेशन इसे बोलो। तो न्यूमेरिकल्स में इन्वेस्टमेंट वाला टर्म कम यूज़ होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का टर्म जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। तो हम कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट है, इसे मैं यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन भी कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें जो खर्चा होता है जो फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्री चलाने में आता है, तो ये दो तरह का खर्चा हो सकता है, या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इधर ही हम लिखते हैं इसको। दो तरह का होगा, या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री, दो तरह का यहाँ पर ये हो सकता है। अब फिक्स्ड क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री तो बड़ा आसान सा है, जो हमने प्रोडक्शन मेथड में पढ़ा था। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन स्टॉक विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब मान लीजिए कि मेरा ओपनिंग स्टॉक है 100 का, क्लोजिंग स्टॉक मेरा हो गया 150 का, तो मैंने 50 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक के अंदर, मैंने 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया। तो चेंज इन स्टॉक इज़ हाउ मच, 150 माइनस 100 विच इज़ 50। तो ये हमारा इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होती है। इन्वेंट्री बोलो चाहे स्टॉक बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो चेंज इन स्टॉक को आप चेंज इन इन्वेंट्री बोल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक को आप क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक को आप ओपनिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। तो यहाँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं, बट बेसिकली क्या है, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्ट किया वो पैसा है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, वो लोग जो मशीन्स खरीदते हैं, जैसे मशीनरी खरीदी उन्होंने, तो वो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये ड्यूरेबल गुड्स ही हैं, ये भी ड्यूरेबल गुड्स है, लेकिन ये कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं है। ये कौन सा है? प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स है। ये क्या बोलेंगे हम इसको? प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल तो जो घर में काम में लेते हैं वो भी लंबे समय तक चलता है। इंडस्ट्री में जो मशीन काम आती है वो भी लंबे समय तक चलती है, लेकिन वो प्रोड्यूसर ड्यूरेबल है क्योंकि वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स में काम नहीं आ रही है। इट इज़ अ प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन भी आ गया उसमें, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश का कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो आप, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आप उसे बोल सकते हो। जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ फिक्स्ड वर्ड अलग से आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब
एक एलिमेंट इसमें ये होता है आपका मशीनरी, जो प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं वो। एग्जाम्पल इज मशीनरी, इसको इधर लिख देते हैं। एग्जाम्पल इज मशीनरी। इसको आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, और जब फिक्स्ड की बात कर रहे हो तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट इसका क्या एलिमेंट होता है? नेक्स्ट इसका होता है जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स जो घर बनाते हैं, जैसे हम लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम घर में पैसा लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। तीसरा क्या होता है, जो गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करती है? रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम्स बनाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की जो भी चीज़ गवर्नमेंट बना रही है वो सब भी आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर कवर होता है। शैरन, कुछ डाउट आपको? नो सर। काव्या, समझ आया? यस सर। सो ये हमने अभी तक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझा, गवर्नमेंट फाइनल समझा, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने यहाँ पे समझा। कल हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे और नेट एक्सपोर्ट्स इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इस मेथड के न्यूमेरिकल्स कल हम स्टार्ट करेंगे। आज क्लास हम क्लोज करते हैं।